यही चाहिए था ना लालची इंसान तुम लोगों को। करो बाइक से शादी। मैं देखना चाहती हूँ दहेज से शादी होती है या लड़की से। तमीज से बात करो। तमीज तो आपने खो दी जब आपने मेरी कीमत लगाई और मेरे पिता को दहेज के लिए जलील करते रहे। आपने अपनी बेटी की शादी करते वक्त भी कीमत लगाई थी क्या काबिल? मैं चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर आप सबको जेल भेज सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अपनी बारात लेकर जाओ और दोबारा किसी बेटी को खरीदने की कोशिश मत करना। क्या बेटी की शादी आज भी एक खुशी से ज्यादा एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा सौदा बन चुकी है जहां रिश्तों से पहले कीमत पूछी जाती है? और एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ इस डर में लगा देता है कि कहीं उसकी बेटी की डोली रुक ना जाए। गांव के बीचों बीच एक साफ सुथरा, सादा लेकिन सलीकेदार घर। आंगन में झाड़ू लगा हुआ, एक कोने में तुलसी का पौधा, दीवारों पर चूने की सफेदी। ये घर था रामलाल का, जो भले ही अमीर नहीं था लेकिन इज्जत और सादगी में किसी से कम नहीं था। रामलाल आंगन में चारपाई पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो बार बार कुछ जोड़ घटा रहा था, लेकिन ये हिसाब पैसे का कम और चिंता का ज्यादा था। वो धीरे से खुद से कहता है, इतना सब जोड़ लिया फिर भी कम पड़ रहा है। पास बैठी उसकी पत्नी उसे ध्यान से देखती है। क्या हुआ जी, फिर से वही सोच? रामलाल हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करता है। सोच नहीं, जिम्मेदारी है। तभी अंदर से आवाज आती है, माँ मैं स्कूल जा रही हूं। नीति बाहर आती है, सादगी भरा पहनावा लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सपने। एक ऐसी लड़की जो अपने दम पर खड़ी होना जानती है। माँ कहती है, जल्दी आ जाना बेटी। नीति मुस्कुराकर कहती है, हाँ माँ, आज बच्चों की टेस्ट कॉपी चेक करनी है। नीति जैसे ही बाहर निकलती है, रामलाल उसे दूर तक देखता रहता है। फिर धीमे से कहता है, देखना इसकी शादी बहुत अच्छे घर में करूंगा। पत्नी धीरे से जवाब देती है, भगवान बस सब ठीक कर दे। दृश्य बदलता है। स्कूल का माहौल, बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम। नीति हंसते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, चलो सब बैठ जाओ। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, मैडम आप सबसे अच्छी हो। नीति हल्के मजाक में पूछती है, अच्छा क्यों? बच्चा मासूमियत से कहता है, क्योंकि आप डांटती नहीं हो। चलो सब चुपचाप बैठ जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो सबको मार पड़ेगी अब। पूरी क्लास हंस पड़ती है और इसी हंसी के बीच कहीं दूर एक चिंता जन्म ले चुकी होती है। दोपहर को नीति घर लौटती है। जैसे ही वो आंगन में कदम रखती है, उसे माहौल थोड़ा अलग लगता है। माँ और पापा कुछ गंभीर बात कर रहे होते हैं। नीति पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तेरे लिए रिश्ता आया है बेटी। नीति कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। इतनी जल्दी क्यों? रामलाल प्यार भरे लेकिन भारी स्वर में कहता है, बेटी अब तेरी उम्र भी तो हो गई है। नीति धीरे से पूछती है, लड़का कैसा है? रामलाल जवाब देता है, अच्छा है, शहर में नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। नीति थोड़ा रुककर सीधा सवाल करती है, और दहेज? घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। माँ धीरे से कहती है, बस थोड़ा बहुत। नीति तुरंत बोलती है, पापा ये थोड़ा बहुत ही बाद में सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। रामलाल इस बार प्यार से लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में समझाते हुए कहता है, देख बेटी, हर जगह थोड़ा बहुत देना पड़ता है, ये समाज है। नीति शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, गलत चीज को सिर्फ इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि वो समाज में चल रही है। रामलाल गहरी सांस लेकर कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तो चिंता मत कर। नीति चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान है। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसी के साथ शुरू होता है असली दबाव। एक दिन फोन आता है, रामलाल जी एक छोटी सी बात थी, सोने की चेन के साथ एक अच्छी बाइक भी चाहिए। रामलाल हल्का सा रुकता है, फिर कहता है, जी कोशिश करूंगा। कुछ दिन बाद फिर फोन, 5 लाख रुपए भी रखने होंगे। रामलाल के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है, जी। रात को वो आंगन में अकेला बैठा आसमान देख रहा होता है, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अगले दिन वो अपनी बाइक बेच देता है। घर आकर पैसे देता है तो उसकी पत्नी अपने जेवर निकालकर सामने रख देती है। रामलाल तुरंत कहता है, नहीं ये मत बेच। पत्नी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, बेटी की शादी से बड़ा कुछ नहीं। ये सब बातें दरवाजे के पीछे खड़ी नीति सुन रही होती है। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाती। वो बाहर आकर कहती है, बस करो पापा। रामलाल उसकी तरफ देखता है, तू बीच में मत बोल।
नीति इस बार सम्मान के साथ लेकिन मजबूती से बोलती है, क्यों ना बोलूं, ये शादी है या सौदा? रामलाल प्यार से लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, बेटी मैं तेरे लिए कर रहा हूं ये सब। नीति तुरंत जवाब देती है, मेरे लिए या समाज के डर से? रामलाल कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, समाज में रहना है हमें। नीति गहरी सांस लेकर कहती है, ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा जहां बेटी बोझ बन जाए? फिर वो धीरे से लेकिन बहुत भावुक होकर कहती है, पापा आप सब कुछ मेरी शादी में ही खर्च कर दोगे तो मोहन का क्या होगा? रामलाल चौंक कर उसकी तरफ देखता है। नीति आगे कहती है, उसकी पढ़ाई अभी बाकी है, उसका भी भविष्य है, आप उसकी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे ना? रामलाल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं होगा। नीति कहती है, तो फिर मेरी शादी के लिए सब कुछ मत बेचो, जितना है उतने में करो, जरूरत से ज्यादा नहीं। रामलाल इस बार थोड़ा सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहता है, देख बेटी मैं सब संभाल लूंगा, तू बस खुश रह। नीति धीरे से कहती है, मैं खुश तब रहूंगी जब आप खुद परेशान नहीं होंगे। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। उसी रात नीति अपने होने वाले पति को फोन करती है, मुझे आपसे बात करनी है। लड़का कहता है, हाँ बोलो। नीति सीधे कहती है, आपके घर वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। लड़का बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है, तो? नीति हैरान होकर कहती है, तो मतलब आपको ये गलत नहीं लगता? लड़का हंसते हुए कहता है, ये सब हमारे माँ बाप का मामला है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नीति धीरे से कहती है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लड़का हल्के अंदाज में कहता है, तुम बस सुहागरात की तैयारी करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फोन कट जाता है। नीति को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नीति कुछ देर तक चुप खड़ी रहती है, फिर आईने में खुद को देखती है और धीरे से कहती है, अब बहुत हो गया। उसी पल नीति अपने अंदर एक ऐसा फैसला ले लेती है जो आने वाले शादी के दिन सब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। घर में शादी की तैयारियां तेज हो गईं, आंगन में टेंट लगने लगे, दीवारों पर लाइट सजने लगीं, गांव के लोग आने जाने लगे, हर तरफ शादी का माहौल था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक डर अब भी जिंदा था। रामलाल हर काम में लगा हुआ था, कभी बाजार जाता, कभी पंडित से बात करता, कभी मेहमानों का इंतजाम देखता, लेकिन हर काम करते वक्त उसके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंता साफ दिखाई देती थी। पत्नी पास आकर कहती है, इतना मत दौड़ो, तबीयत खराब हो जाएगी। रामलाल हल्की आवाज में कहता है, अभी नहीं रुक सकता, बेटी की शादी है। उसी समय एक फोन आता है। रामलाल फोन उठाता है। जी नमस्ते। उधर से लड़के का पिता बोलता है, रामलाल जी कार का क्या हुआ? रामलाल थोड़ा रुककर कहता है, जी कोशिश कर रहा हूं। आवाज सख्त हो जाती है, देखिए शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फोन कट जाता है। रामलाल कुछ देर फोन को देखता रहता है, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा। ये सब पास खड़ी नीति सुन रही होती है। नीति धीरे से कहती है, पापा अभी भी वक्त है। रामलाल उसकी तरफ देखकर थोड़ा ऊंची आवाज में लेकिन प्यार से कहता है, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। नीति इस बार शांत लेकिन गहरी बात कहती है, सब ठीक नहीं है पापा, आप खुद को समझा रहे हो। रामलाल उसकी बात काटते हुए कहता है, बेटी हर चीज इतनी आसान नहीं होती, तो मुश्किल चीज को सही मान लेना जरूरी है क्या? रामलाल इस बार थोड़ा थक कर बैठ जाता है और कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, तेरी शादी है। नीति उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पापा अगर इस शादी के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़े तो ऐसी शादी का क्या मतलब? कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। उसी समय मोहन आता है। दीदी ये कार्ड देखो कैसे लग रहे हैं। नीति मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजर अपने पिता पर ही रहती है। रामलाल खुद को संभालते हुए कहता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट रहा होता है। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन नीति जाग रही होती है। वो अपने फोन को देखती है, फिर खुद से कहती है, अब फैसला करना ही होगा। और उसी रात नीति एक प्लान बनाती है जो सिर्फ शादी नहीं, सोच बदलने वाला था। आखिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। सुबह से ही घर में हलचल थी, ढोल की आवाज, लोगों की भीड़, हर तरफ खुशी का माहौल। लेकिन रामलाल के चेहरे पर मुस्कान के पीछे छुपी घबराहट अब साफ दिखाई दे रही थी। बारात दरवाजे पर पहुंचती है, लोग चिल्लाते हैं, बारात आ गई, बारात आ गई। रामलाल हाथ जोड़कर स्वागत करता है। लड़के का पिता घमंड से चारों तरफ देखता है। कुछ देर बाद वो रामलाल को एक तरफ ले जाता है, धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहता है,
5 लाख रुपए और कार कहाँ है? रामलाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे से कहता है, अभी इंतजाम नहीं हो पाया, थोड़ा समय दे दीजिए। लड़के का पिता तुरंत गुस्से में कहता है, तो बारात वापस चली जाएगी। रामलाल हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। वो आदमी ठंडे स्वर में कहता है, हमने पहले ही कहा था, बारात मंडप में आते ही हमें सब रेडी चाहिए, तुम पहले शर्तें पूरी करो। रामलाल के हाथ अब भी जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार उसके हाथों में सिर्फ विनती नहीं, बेबसी थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो बार बार चारों तरफ देख रहा था, जैसे किसी से मदद की उम्मीद हो, लेकिन भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में बेटी की शादी के लिए बाप को इतना छोटा हो जाना पड़ता है? उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आवाज रुक रुक कर निकल रही थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी उसके दर्द को समझने के बजाय उसे और नीचे गिराने में लगा था। वो पल ऐसा था जहां एक बाप अपनी इज्जत, अपने सालों की मेहनत और अपनी बेटी के सपनों के बीच फंसा खड़ा था। ये सब मंडप से नीति देख रही होती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, गुस्सा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सीधे उनके सामने खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? शादी क्यों रुक गई? लड़के का पिता कहता है, पहले दहेज। नीति शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, सब तैयार है। सब चौंक जाते हैं। नीति कहती है, आइए दिखाती हूं। सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। मंडप के पास एक बाइक खड़ी होती है जिस पर कपड़ा ढका होता है। नीति मोहन से कहती है, कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटता है। नीति जोर से कहती है, यही चाहिए था ना आपको? लड़का और उसके पिता चुप हो जाते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। नीति आगे बढ़कर कहती है, शादी करनी थी ना मुझसे या इस बाइक से? बोलो किससे शादी करोगे? तुम लोगों की डिमांड तो बहुत थी, लेकिन मेरे पापा से वो सब नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारे लिए बाइक लेकर रखे हैं। लो करो बाइक से शादी। मैं देखना चाहती हूं दहेज से शादी होती है या लड़की से। पूरा माहौल बदल जाता है। अब सबकी नज़र सिर्फ नीति पर होती है और उसी पल वो बोलना शुरू करती है जो सबको हिला देने वाला था। नीति तेज लेकिन साफ आवाज में कहती है, अगर मेरे पापा के पास कार, पैसा, सब कुछ होता तो भी मैं तुम जैसे लालची लोगों से शादी नहीं करती। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। लड़के का पिता गुस्से में कहता है, तमीज से बात करो। नीति तुरंत ऊंचे स्वर में जवाब देती है, तमीज तो आपने खो दी जब आपने मेरी कीमत लगाई और मेरे पिता को दहेज के लिए जलील करते रहे। आपने अपनी बेटी की शादी करते वक्त भी कीमत लगाई थी क्या? लड़का बीच में बोलता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, शांत हो जाओ। नीति उसकी तरफ देखकर कहती है, अब क्यों नहीं चाहिए जब सबके सामने सच्चाई आ गई? लड़का कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। नीति साफ शब्दों में कहती है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। लड़के का पिता कहता है, बदतमीज लड़की, बहुत जबान चलती है तेरी। नीति कहती है, क्यों? सच सामने आने पर बुरा लग रहा क्या? नीति आगे कहती है, मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर आप सबको जेल भेज सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं और जानती हूं कि कोर्ट कचहरी में जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। बस अपनी बारात लेकर जाओ और दोबारा किसी बेटी को खरीदने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे बारात वापस जाने लगती है। लड़के वाले सिर झुकाकर चले जाते हैं। गांव के लोग आपस में कहते हैं, सही किया लड़की ने। रामलाल धीरे धीरे आगे आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। वो कहता है, बेटी, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मोहन भी आकर कहता है, दीदी तुमने सही किया। माँ आकर नीति को गले लगा लेती है। और उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं टूटी, एक सोच टूटी, एक समाज को आईना मिला। और उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि बेटी बोझ नहीं होती, वो बदलाव होती है। और तब से गांव में बेटियों की शादियों में विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समाज के अनदेखे चेहरे की सच्चाई है, जिसने कई बेटियों, बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और कई बहनों ने आत्महत्या की है, और कई बहनों की हत्या हुई है। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।